सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, तभी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या लिखा हुआ है, क्या है, क्या नहीं है। और ये पेपर, ये जो है क्वेश्चन, आपके प्रश्न जो जितने हम ये पढ़ा रहे हैं आज के इस टाइम के, तो ये हम आपके जो है पेपर 2 के हैं सारे प्रश्न हैं। और पेपर हल का भी हल करवाती हूँ, तो वो जो है मैं हल करवाती हूँ। थोड़े वो भी है क्योंकि हम जो है गाँव में है, तो मैं टाइम पर नहीं मैनेज कर पाती हूँ, नहीं मतलब यहाँ पे वीडियो डाउनलोड नहीं होती है, इसलिए मैं जो समय पर नहीं मतलब वीडियो डाउनलोड कर पाती हूँ। और जो है आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। क्लास अच्छी लगी, पेपर 2 से आपके प्रश्न हैं। अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, प्रौढ़ अधिगमकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अनुदेशक को उसके प्रौढ़ शिक्षा शास्त्र को विकसित करने में मदद करता है। इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, मतलब 4 जो है विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। आपके विकल्प जो है 4 दिए गए, जिसमें जैसे 2 विकल्प आपके जो है ये फर्स्ट और सेकंड जो विकल्प दिया गया है, इसमें आपका ए और ये पहले विकल्प में दिया गया है, और थर्ड में बी, फोर्थ में भी दिया गया है, जिसमें से आपको ऐसे एलिमिनेट करना है जैसे ए और बी। आपको सबसे पहले ए और बी आपको पढ़ लेना है, ये दोनों। अधिगम प्रक्रम स्वनिर्देशित और स्वतंत्र हैं, और भी पढ़ लेना है। जीवन के पूर्व अनुभव की अधिगम प्रक्रम में सीमित भूमिका है, आपको दोनों पढ़ लिया। अब इसमें से जो आपका प्रश्न ज़्यादा सही लगे वो आप टिक करिए। यदि आपको नहीं आता है तो इसमें से आपको जो है ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी दोनों पढ़ लिए। फिर इसमें से आपका जो है सही उत्तर आपका जो है इसमें ए हो जाएगा, ये वाला, ये विकल्प। और अगला ये सही नहीं है। फिर आपका जो है जीवन शैली और कार्य परिवेश में परिवर्तन से निपटने के लिए आत्म विकास की इच्छा, सी विकल्प आपका अगला सही है, ये गलत है आपका, और डी है नहीं। फिर ऐसे ही आपको मिलान करते जाना है, जैसे बी, इसमें भी इन दोनों को आप हटा दिए थे, ये विकल्प आपका सही था। फिर बाद में इसके बाद आप जो है बी भी आपने हटा दिया, और फिर आपका जो है सी विकल्प सही होगा, बस आपका लास्ट में सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, इसको भी आप कट कर दीजिए। सीखने की प्रेरणा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मान्यता को बढ़ाने की इच्छा द्वारा निर्देशित है, सेकंड विकल्प आपका सही दिया गया था, और इसमें आप पढ़ भी लीजिए, एक्सप्लेन दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा शास्त्र और पूर्ण शिक्षा प्रणाली की अवधारणा के बीच के अंतर का आवश्यक तत्व क्या है। इसमें आपका बताना है, ये विकल्प सही है, थर्ड, अधिगम में पूर्व जीवन अनुभव की भूमिका। इसमें दिया नहीं गया, ये आपका की पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए। इसको प्रभाविता मॉडल, ये जो है प्रभाविता मॉडल आपका ब्रैडली से मिलान करिएगा, या पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं। लक्ष्य मुक्त मॉडल स्क्रीवन, इसमें हो जाएगा। 4 स्तरीय प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉडल किर्कपैट्रिक हो जाएगा। और अगला है जो है अभिव्यक्ति मॉडल स्टेक का हो जाएगा। 4 स्तरीय प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉडल किर्कपैट्रिक का है, जिसमें आपका जिसके बारे में पूरा बताया गया है, इसमें आप सभी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों से चुने गए सिद्धांतों, निष्कर्षों और तकनीकों को सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को कहा जाता है, जिसमें आपका सेकंड विकल्प सही दिया गया है। संकलनात्मक उपबोधन को जो है परामर्श बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड सही दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी दिया गया है, परामर्श जो है 2 प्रकार का होता है, नहीं 3 प्रकार का होता है। इसमें कितने प्रकार का दिया गया है, यहाँ पे जो है निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक परामर्श। तो जो है ये पहला हो जाएगा, और ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। इसके जो है प्रवर्तक जो है दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ई.सी. विलियमसन, और इसके अनिर्देशात्मक परामर्श जो है कार्ल रोजर्स है, या फिर अनिर्देशात्मक परामर्श को आप गैर निर्देशात्मक भी बोल सकते हैं। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक परामर्श होता है। अगला प्रश्न आपका ये है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, नाइक से NCC नाइक से ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक स्कोर क्या है, जिसमें आपका विकल्प सेकंड सही दिया गया है। इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, याद कैसे करना है आपको। इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ आप सभी विद्यार्थी को। जैसे स्कोर है ये, ठीक, ग्रेड है, तो ग्रेड आप कैसे याद करेंगे, ऐसे आप याद करेंगे, जैसे ए है, फिर ए प्लस है, फिर ए प्लस प्लस है, तो आपको यहाँ से इतनी याद करनी है। फिर आपका बी दिया गया है, बी फिर बी प्लस प्लस, और जो है ये दिया गया है लास्ट में सी और डी, तो आपको यहाँ से याद करना है। जैसे डी है तो इसका आपको ऐसे याद करना है, फिर सी स्कोर ये हो गया, इसको यहाँ से और सी को यहाँ से, और इसके बाद ये जो आपका आता है बी से, यहाँ से आपको
को ऐसे ऐसे लिखा बी, फिर बी प्लस ग्रेड जो है बी ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी प्लस प्लस ग्रेड। तो यहाँ से आपको याद करना है कि जो है 2.01 से 2.50 इतना है। तो आप याद रखिएगा कि जब बी ग्रेड पूछा जाए बी प्लस बी प्लस प्लस, तो आपका आएगा 2 पॉइंट के अंतर्गत ही आएगा। इतना याद रखिएगा, 2 पॉइंट के अंतर्गत ही आएगा, 2 से 3 के बीच, मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच ही आएगा, मतलब बी ग्रेड। और जो है थर्ड ग्रेड जो है, मतलब ए वाला जो है, ए ग्रेड जो है, 3 पॉइंट से 4 के बीच आएगा, ये 3 से 4 के बीच आएगा। ये आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और सी जो है 1 से 2 के बीच आएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि ये जो है बी ग्रेड जो है ये आता है 2 से 3 के बीच आता है, और ये ए ग्रेड जो है 3 से 4 के बीच आता है, और सी ग्रेड ए से 1.51 मतलब 1.51 से 2। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। और संख्याएं आपको याद रखनी है 1 2 3, बस 3 गिनती आपको याद रखनी है, नंबर्स 3 नंबर्स आप याद रखिएगा, बस आपका हो जाएगा। 1 से स्टार्ट करिएगा, 1 से। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है आपका, अगला आपका जो है की पॉइंट है, दिया गया है इम्पोर्टेंट जो है चित्त को समझना है आपको। चित्त क्या होता है और वृत्ति को समझना है, वृत्ति क्या होता है, वृत्ति क्या होती है, और आपको अगला समझना है निरोध, निरोध क्या होता है। चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का अर्थ होता है हमारे विचारों का जन्म होता है, यानी कि जहाँ हमारे विचारों का जन्म होता है। चित्त का अर्थ होता है जहाँ हमारे विचारों का जन्म होता है। चित्त 5 प्रकार के होते हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, पूर्ण, एकाग्र और निरुद्ध। वृत्ति का मतलब हमारे अंदर उठने वाली विचार रूपी तरंगों के क्रियाकलाप से है। निरोध का होता है मन और चित्त को एकाग्र करना। जैसे आपका पेपर में यदि पूछा जाए निरोध से संबंधित, तो आप याद रखिए कि निरोध क्या होता है। निरोध मन और चित्त को एकाग्र करने वाला है। मन जो होता है, निरोध मन या चित्त एक ही होता है, तो मन को एकाग्र करता है, ऐसे आप याद रखिएगा। आगे देखती हूँ। आगे प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ के। ये आपका विकल्प सही है, थर्ड, शिक्षा बिना बोझ के। और एक्सप्लेन भी किया गया है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं प्रश्न। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब है की पॉइंट है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि अवस्थाएं ये दी गई हैं आपकी। संवेदी प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मुक्त संक्रियात्मक अवस्था है, रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे और जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था जैसे को मिलान करने का प्रश्न आता है, शैशवावस्था हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। और इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नैनीहाल वय और आरंभिक बाल अवस्था होता है। आरंभिक बाल अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आरंभिक और पूर्व किशोरावस्था होता है। रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था किशोरावस्था और वयस्क अवस्था होता है। ये आपका एक्सप्लेन किया गया है, ये सभी आप सभी देख सकते हैं। संवेदी गामक अवस्था हो गया, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया, सक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था हो गया। आप सभी विद्यार्थी इसी को पढ़ लीजिएगा। इस अवस्था को पियाजे ने जन्म से 2 वर्ष माना है। वर्ष भी मिलान करने में आता है, 2 वर्ष माना है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना है। इसको यहाँ पे 7 होगा, 7 होगा। 7 तक चलता रहता है। इस अवस्था का संबंध बालक की बाल अवस्था से होता है। आप सभी विद्यार्थी इसको पढ़ लीजिएगा। मूर्त संक्रिया अवस्था होता है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है। औपचारिक संक्रिया अवस्था जो है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। आगे देखती हूँ। आगे भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दिया गया है, की पॉइंट आपका दिया गया है इम्पोर्टेंट, इसको देख लेते हैं। निर्देश या परामर्श। निर्देश या परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक दूसरे के अभाव में निष्प्रमाण रहते हैं। और आगे देखते हैं क्या हुआ। आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। परामर्श का मनोगतिक सिद्धांत और परामर्श का व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी कि निर्देशन तथा परामर्श के एक दूसरे के पहलू थे। और ये जो है परामर्श का मनोगतिक सिद्धांत दिया गया है, परामर्श का व्यवहारवादी सिद्धांत दिया गया है। आगे देखती हूँ प्रश्न आपका। ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 40 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत से जुड़ी है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से जुड़ी है, जिसमें आपके विकल्प 4 है, जिसमें से आपको बताना है कौन सही है। ए विकल्प आपका सही दिया गया है, जिसमें ए बी सी आते हैं। ए आता है और बी आता है, सी आता है। भाषाई बुद्धि हो जाएगा, और संगीतात्मक बुद्धि हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि हो जाएगा,
और एक्सप्लेन भी किया गया। आप सभी विद्यार्थी इसको पढ़ लीजिएगा। मिलान करने में भी आता है, सीक्वेंस में लगाने को, कौन सा आपका पहले होगा, कौन सा आपका बाद में होगा। हार्वर्ड गणना ने 1983 ईस्वी में बहुबुद्धि सिद्धांत नामक नए बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देख लीजिए, बहुबुद्धि सातों प्रकार का निम्नलिखित है। बुद्धि के सातों प्रकार निम्नलिखित है। 7 प्रकार की होती हैं बुद्धि। भाषाई बुद्धि होता है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है। ये सातों प्रकार के हैं। आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। व्यक्तिगतात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवधान, अवधारणा, भाषा, विचार, स्मृति और अधिगम भाग हैं। ये किसके भाग हैं? इसमें आपका विकल्प फर्स्ट सहित एक संज्ञानात्मक प्रक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्वविद्यालय 53 विश्वविद्यालय अनुदान ठीक अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है? जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट सही दिया गया राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायित परिषद द्वारा प्रत्यायित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 64 प्रश्न दिया गया है, प्रयोगात्मक शोध अध्ययन के अभिकल्प के निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? जिसमें आपका जो 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपको थर्ड इसमें विकल्प आपका सही है, जिसमें आपके आते हैं ऑप्शन, जिसके अंतर्गत ऑप्शन है बी और सी और ई आपके हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका नहीं, अगला प्रश्न ये है, नए विकलांगता के प्रकार। विकलांगता जो है आपकी कितने प्रकार की हैं? विकलांगता आपकी जो है 21 हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं टॉपिक जो आपको ये है। इसमें पहला अंधापन, कुष्ठ रोग से पीड़ित, कम दृष्टि, लोकोमोटर हो गया, मीटर नहीं, लोकोमोटर विकलांगता हो जाएगा, बौद्धिक विकलांगता हो जाएगा, और 6 जो है मस्कुलर विकलांगता हो जाएगा, और 7 बेसिक सीखने की क्षमता हो जाएगा। 8 आपका भाषण और भाषा विकलांगता है, और 9 आपका हीमोफीलिया है, 10 आपका बहरापन है, और अगला अस्टिन स्पेक्ट्रम विकार है, और अगला आपका श्रवण हानि है, बौनापन है, और मानसिक बीमारी है, और अगला जो है सेरेबल पाल्सी है, जीर्ण तंत्रिका बीमारी है, और अगला मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको हम ठीक से नहीं पता, हम थैलेसीमिया है, और सिकल सेल रोग है, एसिड अटैक पीड़िता है, और पार्किंसन रोग है, संस रोग है। ये आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका लास्ट यूनिट से है, समावेशी शिक्षा से पहले वाला भी था ये भी है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है? 76 प्रश्न। एक ऐसी प्रणाली जहाँ सामान्य बच्चों और विशेष जरूरत वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। थर्ड विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है 74। एक अन्वेषक अपने शोध में टाइप सेकंड त्रुटि करता है जब वह, इसमें आपका विकल्प थर्ड सही है, असत्य होने पर भी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। यानी कि जब परिकल्पना आपकी ऐसे, हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। टाइप 1 त्रुटि को जो है बीटा त्रुटि भी बोलते हैं, अल्फा त्रुटि भी बोलते हैं, और ये सेकंड त्रुटि को जो है इसको बोलते हैं बीटा त्रुटि भी बोलते हैं। और इसको आपको बताना है, जैसे इसको आप पढ़ लीजिए, मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। जैसे परिकल्पना, यानी कि जैसे आपकी परिकल्पना सत्य होने पर अस्वीकार कर दी जाती है, गलतीपूर्ण अस्वीकार कर दी जाती है, तो वो जो है फर्स्ट आपकी त्रुटि कहलाती है। और यदि आपकी परिकल्पना जो है शून्य परिकल्पना, ये जो आपकी परिकल्पना गलत है, मतलब गलत होती है और उसको सत्य मान लिया जाता है, तो वो आपकी सेकंड प्रकार की त्रुटि होती है। इसमें दिया भी आप पढ़ लीजिएगा सभी विद्यार्थी। परिकल्पना के सत्य होने पर शोधकर्ता उसे अस्वीकृत कर देता है, तो उसे टाइप फर्स्ट त्रुटि कहते हैं। और सेकंड त्रुटि जब असत्य शून्य परिकल्पना है को शोध त्रुटि बस स्वीकृत कर लेता है, तो इसे टाइप सेकंड त्रुटि कहते हैं, बीटा जो है, और ये अल्फ़ा। इसको चिन्ह से परिभाषित करते हैं, मतलब चिन्ह दर्शाते हैं। इसमें चिन्ह नहीं दिया गया है। अल्फ़ा को त्रुटि कहते हैं, सेकंड को बीटा त्रुटि के नाम से जाना जाता है। हाँ, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मानसिक निःशक्तता जो है आपका ये मिलान करने वाला है। 0.2 होगा, इसकी जो है भाषा प्रतिशत होगा। विकलांगता के प्रकार दिए गए हैं, और चलनात्मक निःशक्तता जो है 0.6 होगा, जो है प्रतिशत। दृष्टि बाधा जो है 1.0 होगा, और श्रवण रोध जो है 1.0 होगा। ऐसे एक आप याद कर लीजिएगा, तो तभी आप जो है समझ जाएंगे मिलान करने में। यदि आते हैं तो मानसिक निःशक्तता को याद कीजिए 0.2, और चलनात्मक निःशक्तता 0.6। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 80। ईश्वर जो महान प्रदाता है, किसी एकल भूमि के संकीर्ण स्थल हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है, यह किसका कथन है? ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सेकंड विकल्प सही दिया गया है। ईश्वर जो महान प्रदाता है,
ईश्वर जो महान प्रदाता है किसी एकल भूमि के संकीर्ण स्थल को हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है। किसका? टैगोर का कथन है, रविन्द्रनाथ। आगे देखते हैं आपका प्रश्न कौन सा है। आगे आपका प्रश्न नहीं है, आपका जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक दिया गया है, की पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद है और अधिगम की शाखा है, मुख्य अधिगम की शाखा है और ये जो है मुख्य विशेषताएं हैं शाखाओं की, जो है जो शाखाएं दी। संज्ञान है, संरचनावाद है, मानवतावाद है। इसको व्यवहारवाद, जब कोई अधिगम करता है उद्दीपन के फलस्वरूप नवीन अथवा परिवर्तित व्यवहार प्राप्त करता है तो अधिगम घटित होता है। संज्ञानवाद, अधिगम का संबंध आंतरिक संज्ञान प्रक्रमों अथवा मस्तिष्क के संकेतों के संचालन से है। जैसे आपको कोई प्रश्न आपको इसमें से मिलान नहीं समझ आ रहा है तो वर्ड के हिसाब से आप उसको मिलान कर दीजिए। जैसे संज्ञान दिया गया है तो आप संज्ञान ही मिलान कर दीजिएगा। इससे संरचनावाद आता है, इसको भी आप पढ़ लीजिए मिलान के। मानवतावादी सिद्धांत, इसको भी मिलान कर लीजिएगा। आगे प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा असहकालिक अधिगम प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें सेकंड आपका विकल्प सही दिया गया, जिसके अंतर्गत आपका बी विकल्प सही है और कैनवास, मूडल और कैनवास हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए आप, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहकालिक अधिगम और सहकालिक अधिगम, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। असहकालिक अधिगम इसको बोलते हैं असिंक्रोनस लर्निंग, और जो है ये सहकालिक है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस लर्निंग, या इसको बोलते हैं असहकालिक को अतुल्यकालिक बोलते हैं, इसको तुल्यकालिक। मतलब इसके नाम जो है अलग अलग दिए हैं। सहकालिक को तुल्यकालिक अधिगम बोलते हैं और असहकालिक को जो है अतुल्यकालिक अधिगम बोलते हैं। और इंग्लिश में जो है असिंक्रोनस बोला गया है, असहकालिक को, सहकालिक को जो है सिंक्रोनस। इसको जब आप बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, ऐसे जल्दी याद नहीं होता है, बहुत टफ होता है, पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है, किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। एक्सप्लेन किया गया है। एक छात्र केंद्रित अधिगम प्रणाली है, जैसे ऑनलाइन कोर्स, ईमेल, ब्लॉग्स, रिकॉर्डेड वीडियो, वेबिनार आदि। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अधिगमकर्ता स्वगत से अपने द्वारा निर्धारित समय पर तथा अपने स्थान पर सीखता है। असहकालिक अधिगम, इसमें जैसे ये हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हैं, ये सब जो है असहकालिक के अंतर्गत आता है। और जो लाइव क्लास होती है वो इसके अंतर्गत आती है, असहकालिक के अंतर्गत आती है। और ये एक सामूहिक अधिगम प्रणाली है, छात्रों का समूह इसमें ऑनलाइन या वर्चुअल लाइव कक्षाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसमें अंतः क्रियाएँ संभव हैं, दूरस्थ एवं क्रियाएँ संभव हैं। और इसके अंतर्गत एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, ये जो नीचे दिया गया है सबसे लास्ट में जो है दूरस्थ एवं गलत हो जाता है, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। सेवाकालीन शिक्षा के क्षेत्र में इनका वर्तमान उपदेयता और भी बढ़ गया है। इसका उपयोग जो है दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के अंतर्गत ही किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 86। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं इवान इलिच। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवान इलिच, ये जो है इसमें एक्सप्लेन दिया गया है, देख लीजिए। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवान इलिच हैं। ये एक रोमन कैथोलिक पादरी, धर्मशास्त्री और दार्शनिक और सामाजिक आलोचक थे। पुस्तक इनकी 1971 में पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी शिक्षक के लिए आधुनिक समाज के संस्थागत दृष्टिकोण की आलोचना करती है, एक्सप्लेन किया गया है। और सभी विद्यार्थी, और अगला प्रश्न नहीं, लास्ट प्रश्न है आप सभी, और एक प्रश्न लास्ट में ये दिख रहा है, इसको पढ़ लीजिए, इसको आप सभी देख लीजिए। 87 प्रश्न, NEP 2020 में ECCE के लिए विचारित नई शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यचर्या संरचना है, जिसमें आपका सेकंड विकल्प सही दिया गया है, बुनियादी। थैंक यू। आज के लिए इतने ही प्रश्न। थैंक यू आप सभी स्टूडेंट को।